तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में भी कई बार आया है और आपके सिलेबस का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर आप लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यही है कि नॉलेज एज ए कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अनुभव के निर्माण के रूप में ज्ञान। तो देखिए अनुभव के निर्माण के रूप में ज्ञान को, इसको थोड़ा सा और सरल करके हम लोग समझते हैं या नॉलेज जैसे कंस्ट्रक्शन को और सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि आप ये समझाएं कि किस प्रकार से जब आपको अनुभव होता है, आप नए नए अनुभव करते हैं, तो ये अनुभव ही आपके ज्ञान को बढ़ाता है या अनुभव ही जो है हमारे ज्ञान का स्रोत है या अनुभव ही जो है हमारे ज्ञान का आधार होता है। ये बात यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है या यही टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि जो हमारा अनुभव होता है, जो हम अलग अलग स्रोतों से, चाहे पढ़ने लिखने के माध्यम से हो, चाहे वो हमारा कोई कहीं अचानक से कोई अनुभव हो जाता है या किसी से बातचीत कर या किसी को देख कर जो हम अनुभव करते हैं, ये जो अनुभव अलग अलग तरीके से हमें होता है, यही हमारे ज्ञान का आधार होता है या इसी से हम लोग जो है नई नई चीज़ें सीखते हैं, इसी से हमारा ज्ञान बढ़ता है, परिवर्तित होता है और विकसित होता है। तो अगर आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे तो हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे आप, और अगर आपको लगे कि इंपॉर्टेंट वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ शेयर करिएगा। आपके कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या है, नॉलेज जो है एक एक्टिव प्रोसेस है। नॉलेज का कंस्ट्रक्शन क्या है, एक बहुत ही सकारात्मक और सक्रिय प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति जो है या तो अपने आधार पर, अपने स्तर पर अलग अलग स्रोतों से जो है नई नई जानकारी इकट्ठा करता है, नए नए अनुभव लेता है, और इन नई जानकारी या एक अनुभव के आधार पर उसे कुछ नया पता चलता है। अच्छा, ये नया जानना या नया समझने की जो प्रक्रिया है, कई बार ये व्यक्तिगत स्तर पर होता है या फिर ये सामाजिक स्तर पर होता है। व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा कि जिसमें सिर्फ आप ही शामिल है, जैसे कि आप जा रहे थे रास्ते से और आपको वहाँ पर कोई नल टूटा हुआ दिख गया या कोई पाइप फटी हुई दिख गई, तो ये आपका क्या है, व्यक्तिगत अनुभव है। लेकिन जब आप स्कूल में जाते हैं, सामाजिक अध्ययन पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, हमारे इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है, सामाजिक स्तर पर हो रहा है। जब आप घर पर होते, परिवार वालों से किसी विषय के ऊपर चर्चा कर रहे होते, वहाँ कुछ नई बात आपको पता चलती है या कोई नया अनुभव आपका होता है। जैसे कि आप परिवार के साथ पहली बार डिज्नीलैंड जाते हैं, तो ये क्या है, आपके लिए एक नया अनुभव है। तो जब आपको कोई नया अनुभव होता है या आप जो है चिड़ियाघर जाते हैं और पहली बार अलग अलग प्रकार के जानवरों को देखते हैं, ये आपका पहला अनुभव है, लेकिन ये सामाजिक अनुभव है। यहाँ पर और भी लोग हैं, आपके परिवार के लोग भी हैं और बहुत सारे लोग भी होते हैं। लेकिन ऐसा कोई काम जो कि आप सिर्फ खुद ही कर रहे हो और पहली बार कर रहे हो और उससे आपको पहली बार कोई नई बात पता चलती, तो ये अनुभव क्या होता है, व्यक्तिगत। तो आप समझ गए, ज्ञान का निर्माण तो हमारे लिए नए अनुभव और नई नई जानकारी प्राप्त करने से होता है, लेकिन ये जो जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, ये हमारा व्यक्तिगत भी हो सकता है और ये हम सामाजिक रूप से भी करते हैं। सामाजिक रूप से कब करते हैं, जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं या घर परिवार में लोगों के बीच होते हैं। और व्यक्तिगत स्तर पर तो हम हमेशा करते ही रहते हैं, चाहे वो आप यूट्यूब पर वीडियोस देख के करते हों या फिर आप सेल्फ स्टडी करते हों या कोई प्रैक्टिकल कर रहे हों या अचानक से आप जो है बिल्कुल बिना तैयार नहीं थे और अचानक से आपके साथ में कोई घटना हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है। दोनों ही केसेस में आपको कुछ नया पता चलता है। तो इस तरह से आप चीज़ें सीखते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि सीखने की प्रक्रिया में हमारे सामने कई बार क्या होता है, कुछ समस्याएं होती है और उन समस्याओं को शामिल करने के लिए हम अपना अनुभव और अपना ज्ञान जो कि हमें पहले मिला हुआ उसका प्रयोग करते हैं। तो जब हम अपना पुराना अनुभव और पहले जो अभी तक का हमारा ज्ञान है उसका उपयोग करते हैं एक वर्तमान समस्या के समाधान के लिए, और उस समाधान से हमें कुछ अगर सकारात्मक रिजल्ट मिलता है या नकारात्मक भी मिले, तब भी हमें एक नया अनुभव होता है और कुछ हम नया
सीखते हैं या हमारे ज्ञान में जो है कुछ बढ़ोतरी होती है। तो ये भी क्या है, सीखने की प्रक्रिया। हमेशा जब हम नए काम करते हैं, नया स्थिति में होते हैं, नई समस्या का समाधान करते हैं, तो हमारे ज्ञान की जो है परत खुलती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, हमें नया अनुभव होता है और इस प्रकार से हमारा ज्ञान विकसित होता है, बढ़ता चला जाता है। तो एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि देखिए ज्ञान का निर्माण क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो ज्ञान का निर्माण लोगों के पूर्व ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर होता है। सभी प्रकार की जो भी सीखने की प्रक्रियाएं हैं, इसका निर्माण इस बात पर किया जाता है कि प्रतिभागी पहले से क्या जानता है और अपने साथ प्रशिक्षण में किस अनुभव के साथ आया। यहाँ पर जो बात बोली जा रही है वो यही है कि देखिए ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया जो है इस बात पर बहुत ही गहराई से निर्भर करती है। काफ़ी जो है इसमें जोर दिया जाता है कि देखिए जो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, जब भी आप कुछ नया सीखने जा रहे होते हैं, इसे हम बोलते हैं जब भी आप कुछ नया सीखने जा रहे होते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि उस चीज़ के बारे में जो आप सीखने जा रहे हो उसके बारे में आपको पहले से क्या पता है, क्या अनुभव है। उदाहरण के लिए अगर आप कार चलाने जा रहे हो तो इस बात पर आप जो है कार कितना बेहतर चला पाओगे, इस बात पर ज़रूर निर्भर करता है कि क्या आपने कभी पहले कार चलाई है, कार के बारे में कुछ जानकारी है। अगर आप बिल्कुल अनभिज्ञ हो तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, अगर आपने कभी थोड़ी बहुत कार चलाई है तो आपको कम समय लगेगा, और अगर आपको थोड़ा बहुत पता है लेकिन मात्र जो थियोरेटिकल नॉलेज है तो आपको थोड़ा समय और लग सकता है। तो आपके अनुभव और आपके ज्ञान के आधार पर ही आप कुछ नया सीखते हो, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को सीखना ही नहीं चाहते तो फिर आप वो चीज़ सीख भी नहीं पाओगे। तो ये भी एक चीज़ है। तो सीखने की प्रक्रिया में अर्जित सभी प्रकार की शिक्षा शामिल होती है। अब सीखने की प्रक्रिया जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर सिर्फ स्कूली शिक्षा की हम बात नहीं कर रहे हैं। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया यानी कि ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया सिर्फ विद्यालय में नहीं होती, जिसे कि हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया तो अनौपचारिक रूप से भी होती है, जैसे कि दोस्तों के बीच, परिवार वालों के साथ में खेलते खेलते हम कुछ नई चीज़ें सीख जाते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही माध्यम से हमारी शिक्षा पूरी होती है, हमें ज्ञान मिलता रहता है। और औपचारिक ही हो या अनौपचारिक हो, दोनों ही माध्यम से हम कुछ नया चीज़ें सीख रहे होते हैं, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया व्यक्तिगत हो सकती है, आध्यात्मिक हो सकती है और मौन ज्ञान भी हो सकता है। मतलब हम कई बार बोल कर लिख कर जानते सीखते हैं, कई बार हम बिना कुछ बोले देखे दूसरे का अनुभव से दूसरे को जस्ट हम उनको उनकी गतिविधियों का जो है निरीक्षण कर कर परीक्षण करके उनको ऑब्जर्व करके भी हम सीख लेते हैं। आपने देखा होगा ना कि रास्ते में अगर कोई जा रहा है और अचानक से वो कहीं गिर जाता है तो आप वहाँ जाकर देखते हो और आपको समझ में आता है अच्छा ये रास्ते में गड्ढा है, और आप उस गड्ढे में नेक्स्ट टाइम से आप नहीं जाते या बचते हुए जाते हो। तो आपने क्या किया, दूसरे के अनुभव से या दूसरे को देखकर भी आपने यहाँ पर सीख लिया। तो इस तरह से भी आप जो है अपने ज्ञान में वृद्धि करते हो। अच्छा, किसी चीज़ को भी सीखने से पहले जो है हमारा देखिए पूर्व ज्ञान काम करता है। तो हर प्रकार की प्रशिक्षण या ट्रेनिंग जिसे हम करने जा रहे हैं या जिसमें हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं, इसमें हमारे पूर्व ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हर प्रकार की प्रशिक्षण या ट्रेनिंग जिसकी कि हम योजना बनाते हैं, पूर्व ज्ञान हर प्रकार के प्रशिक्षण का अदृश्य छुपा हुआ हिस्सा होता है। तो जब हम कुछ सीखने जा रहे होते हैं ना, तो उस सीखने की प्रक्रिया में हमारी एंट्री बिहेवियर जिसे हम बोलते हैं प्रविष्टि व्यवहार, यानी कि जिस विषय को हम या जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं या जो स्किल हम सीखने वाले, जो गुण हम सीखने वाले हैं, उसके बारे में हमें पहले से क्या पता है, ये हमारे सीखने की प्रक्रिया का एक अदृश्य हिस्सा होता है। पूर्व ज्ञान या अनुभव या तो सहायक हो सकते हैं या हमारे सीखने के लिए जो है हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन इसे कभी भी नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। अब हो सकता है कि अगर आपने कार चलाना गलत तरीके से सीखा होगा, तो जब आप सही तरीके से कार चलाना सीखोगे तो आप शायद सही से नहीं चला पाओगे शुरुआत में, तो आपको फिर वो गलत तरीका छोड़ना पड़ेगा और नया सही तरीका सीखना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है अगर आपने थोड़ा सा ही सही लेकिन सही तरीके से कार चलाना सीखा है, तो अब जब आप अगली बार कार चलाना सीखोगे सही तरीके से, तो आप जल्दी सीख सकते हो। तो देखिए यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो हमारा पूर्व ज्ञान होता है या तो हमें सकारात्मक रूप से मदद करता है कुछ नया सीखने में, नया ज्ञान अर्जित करने में, नया अनुभव करने में, या फिर वो हमारे लिए नकारात्मक अनुभव का भी कारण बन सकता है या हमारे सीखने में एक अवरोध के रूप में भी काम कर सकता है। बट ये पूर्व ज्ञान जो है हमेशा हमारे सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा होता ही होता है। इसीलिए किसी भी प्रकार की सीखने की प्रक्रिया में हमें प्रतिभागियों को जागरूक करने की आवश्यकता होती है, हमें इस बात को व्यक्त करने की आवश्यकता होती है तथा जो भी उनकी जानकारी, उनके तथ्य हैं, उनको चुनौती देते रहना चाहिए। अगर हम बोलते हैं ना कि कार चलाते वक्त ब्रेक पे इतना रखना, उतना दबाना, तो हमको पूछना पड़ेगा ठीक है आप चला के मुझे दिखाओ।
अगर आप किसी प्रश्न को, बच्चा बोलता है कि यार मुझे ना गणित के सारे सवाल आते हैं, तो आप एक प्रश्न उसको दे दो और उसको चुनौती दो कि आपको जो पता, चलो अब मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। अगर बच्चा कोई बोलता है कि मुझे इतिहास के सारे तथ्य याद हैं, तो कोई तिथि, कोई संदर्भ में कोई बात आप उससे पूछ लो जिससे कि उसके ज्ञान के आप परीक्षण कर सको। तो हमें तथ्यों की जांच करते रहना चाहिए, उनकी चुनौती देते रहना चाहिए और प्रतिभागियों को, यानी कि जो सीखने वाला, उसको हमेशा जो है जागरूक रखना चाहिए। अब जागरूक रखने से फ़ायदा क्या होगा? अगर कुछ गलत जानकारी है, मौजूदा जानकारी में अगर कुछ बदलाव करना है, मौजूदा जानकारी अगर गलत है, कुछ त्रुटि है, तो उसे सही समय पर दूर किया जा सकता है, जिससे कि जो अनुभव मिले वो सही मिले और जो ज्ञान अर्जित हो वो भी सही अर्जित हो। क्योंकि ज्ञान जो होता है हमारे अनुभव पर निर्भर करता है, और अगर हम गलत अनुभव करेंगे, गलत स्रोत से पढ़ेंगे, हमारा ज्ञान गलत तरीके से निर्मित होगा, तो गलत स्रोतों से सीखा हुआ ज्ञान या गलत अनुभव जो है हमें गलत ज्ञान ही देगा। ऐसा करने से हमें छात्र जो कि छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है, यानी कि हम अब पढ़ाते वक्त हम क्या मान के चलते हैं कि छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो छात्र केंद्रित शिक्षा देने के लिए हमें छात्रों के अनुभव और छात्रों की समझ का भी हमें पूरा सम्मान करना चाहिए। उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनकी रुचियाँ क्या हैं, वो किस प्रकार से प्रश्न को हल करते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, सीखने का उनका क्या तरीका है। सबके सीखने का तरीका अलग होता है, अधिगम शैली अलग होती है, और अर्थ निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें ना एक शिक्षक को जाननी पड़ती हैं, तब जाके जो है बच्चों को वो सही अनुभव उपलब्ध करा पाता है या सही अनुभव दे पाता है, सही विषय का ज्ञान करा पाता है, इससे बच्चे सीखते हैं। ठीक है, ज्ञान निर्माण को हम कई दृष्टिकोणों या अवयवेदों से सीख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, जिसमें सीखी गई सामग्री, कौशल और सामाजिक क्षेत्र में संलग्न करके समझा जा सकता है। तो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें कई सारी प्रक्रियाएं शामिल होती है। तो इसका तात्पर्य यही है कि जब भी प्रतिभागी, यानी कि कोई कुछ सीखने वाला है, उसको हम विविध तरीकों, विविध स्वरूपों और विभिन्न परिस्थितियों में ज्ञान व कौशल का परिचय देते हैं या हमें देना चाहिए। होता इससे क्या है कि हम अगर विविध परिस्थितियाँ, विविध दृष्टिकोण से अगर किसी विषय के ऊपर बच्चों को या सीखने वाले को या अधिगमकर्ता को ज्ञान देते हैं, तो उनकी रुचि भी बनी रहती है, और अलग अलग दृष्टिकोण से देखने से हमें इस बात को सुनिश्चित करना आसान हो जाता है कि जो हमने सीखा है वो सही सीखा है और गलत अनुभव नहीं किया, यानी कि जो हमारा अनुभव भी है वो ठीक है। अच्छा, ज्ञान निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है? आत्मनियमन और आत्म जागरूकता के विकास से बढ़ावा मिलता है। देखिए, जो आपको सिखाया जा रहा है, अगर आप छात्र हैं और आपको एक शिक्षक कुछ सिखा रहा है, तो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया नहीं कि जब आपको ज्ञान मिलता है, ज्ञान का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में आपको पता चल रहा। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में जानते हो, तो इस चीज़ को जानने के बाद में आपको आत्मविश्लेषण भी करना है उस विषय को, वो आपको उस विषय के बारे में खुद से भी चिंतन मनन करना है, तब जाके जो है आपकी समझ विकसित होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमें न केवल शिक्षार्थियों को प्रासंगिक कौशल व जानकारी सीखने में मदद करनी चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसे उपकरण और संदर्भ भी उपलब्ध कराने चाहिए जिसमें कि वो अपने सीखे गए खुद के ज्ञान का प्रबंधन कर सकें और क्षमता का विकास कर सकें। जब वे अपनी समझ और ज्ञान बढ़ाने की प्रक्रिया से अवगत हो जाते हैं, तो वे सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षकों पर निर्भर नहीं रहते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चलिए अब देखते हैं कि जो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया वो कैसे होती है। तो जैसे कि हमने पहले चर्चा कर ही लिया है कि ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया जो 2 चरणों में या 2 स्तर पर हो सकती है। एक हो सकती है व्यक्तिगत स्तर, जिसे कि हम इंडिविजुअल लेवल कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा जो ग्रुप या सोशल लेवल, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, होम, नेबरहुड में होता है, जहाँ कि हम डिस्कशन करके एक दूसरे से शेयरिंग करके जो है चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्तर क्या है? स्व अनुभव, परीक्षण त्रुटि, स्व अध्ययन, ये करके। और हमने बता दें सामूहिक स्तर पर हम लोग घर, परिवार, पड़ोस आदि में चर्चा, जानकारी साझा करके सीखते हैं। अब आइए देखते हैं कि नॉलेज क्रिएशन की जो प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। तो ज्ञान या उसके संगठन या ज्ञान या उसके निर्माण के निम्नलिखित तरीके होते हैं। सबसे हम लोग पहले क्या करते हैं, किसी विषय के बारे में अगर हमें ज्ञान अर्जित करना होता है, या जब हम किसी विषय के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं, तो हमारा सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो होता है अवधारणा का निर्माण करना। तो जब हम किसी विषय के बारे में सीख रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम एक अवधारणा का निर्माण करते हैं, फिर एक स्कीमा बिल्ड करते हैं, और फिर एक हमारे पास जो रेडीमेड स्क्रिप्ट होती है उस अवधारणा के बारे में लेकर, उस अवधारणा के ऊपर हम एक अपनी स्कीमा के स्क्रिप्ट को लिखते हैं, और फिर हम जो हमारे पास जानकारी उपलब्ध है उस जानकारी से मिलाप करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिद्धांतों का लागू करना। आइए एक करके समझते हैं इसको। देखिए, अवधारणा निर्माण का अर्थ है या संकल्पना निर्माण का अर्थ है कि एक प्रकार की खोज जिसमें मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जैसे कि विश्लेषण, परिकल्पना, पीढ़ी और परीक्षण
और सामान्यीकरण शामिल है। अवधारणा निर्माण हमें वस्तुओं और सूचनाओं के बीच में संबंध बनाकर और संबंधों को देकर विचारों का पता लगाने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, स्कीमा क्या है? स्कीमा एक मानसिक संरचना। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया? अवधारणा निर्माण किया। तो अवधारणा निर्माण कैसे करते हैं कि देखिए, हमारे सामने अगर कोई चीज़ उपलब्ध है, हमारे सामने कोई चीज़ है, खड़ी है, मान के चलिए कोई जानवर है, तो अगर इस जानवर को हम पहली बार देख रहे हैं तो इस जानवर का हम क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में परिकल्पना करेंगे, क्या ऐसा जानवर मैंने पहले देखा है। जो हमारे पास में पूर्व अनुभव होगा उसे मिलान करते हैं, तो हम सामान्यीकरण करने का कोशिश करते हैं, परीक्षण करते हैं अपने ज्ञान के आधार पर, और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार का जानवर है। हम बोलते हैं यार ये कैसा जानवर है, इस तरह का हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है ना। तो ये क्या होती है? अवधारणा निर्माण करने की प्रक्रिया। मान लीजिए आपके सामने कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, बहुत शोर मचा रहा है, तो आपके दिमाग में क्या अवधारणा आती है कि ये बहुत ही गुस्सा करने वाला व्यक्ति है, ये लड़ाई झगड़े करने वाला। तो आपने क्या किया? उसके हाव भाव, उसके व्यवहार के आधार पर आपने एक अवधारणा का निर्माण करा। इसके बाद स्कीमा एक मानसिक संरचना है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। इसका संबंध इस बात से है कि हम ज्ञान को कैसे व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि पहले हमने अवधारणा बनाई कि सामने वाला व्यक्ति अगर चिल्ला रहा है मतलब वो गुस्से में है, तो अब हम क्या करेंगे? स्कीमा बिल्ड करेंगे। हम क्या करेंगे? ज्ञान को व्यवस्थित करेंगे। अब हम देखेंगे कि व्यक्ति चिल्ला भी रहा है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी कर रहा, मारपीट भी कर रहा और बार बार जो है क्रोधित होकर इधर उधर दौड़ रहा है। ये सारे ज्ञान को हम लोग इकट्ठा करेंगे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर और ज्ञान को व्यवस्थित करते हैं, तो हमें ये पता चलता है, ये हमारे स्कीमा में ये चीज़ आती है कि इस प्रकार का व्यवहार तो वही व्यक्ति करता है जो कि गुस्से में है या दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने वाला है। तो जैसे कि हम नई जानकारी लेते हैं, हम उसे अन्य चीज़ों से जोड़ते हैं जिन्हें हम पहले से ही जानते हैं, विश्वास करते हैं या अनुभव करते हैं। जैसे कि हम सीखते हैं, वे हमें शारीरिक रूप से स्कीमा बनाने में और हेरफेर करने में मदद करते हैं। तो स्कीमा समझ गया, पहले अवधारणा का निर्माण करते हैं और हमारे पास में जो उपलब्ध जानकारी है पहले से, उससे हम मिलान करते हैं और उसके आधार पर एक स्कीमा बनाते हैं कि यार ये आदमी अगर हल्ला कर रहा है तो हमें पता है कि जो व्यक्ति हल्ला करता है उससे हम मिलाते हैं ये हल्ला भी कर रहा है। मतलब हम करते हैं ना कि गुण का विश्लेषण करते हैं, गुण का मिलान करते हैं, और उस गुण से अगर 4-5 गुण मिल जाए तो हम एक स्कीमा बना लेते हैं, यार ये तो गुस्सा करने वाले व्यक्ति के स्कीमा है। इस तरह से संज्ञानात्मक लिपियों स्मृतियों संरचना का एक स्वरूप है जो एक ही उत्तेजना, अनुभव, घटना या किसी विशेष व्यवहार की पुनरावृत्ति से एक सेट कई बार पुनरावृत्ति से विकसित होती है। उदाहरण के लिए चलिए अब देखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हम बता रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको पहले से पता है, स्कीमा पता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, हमको बैठाएगा, हमारी बीमारी के बारे में पूछेगा, हमसे पूछेगा कि भैया आपको क्या क्या हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है, आपको क्या दवाइयाँ दे दूँ, तो इस तरह की बातें वो पूछता है। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको मदद करती है स्कीमा बिल्ड करने में। अब आखिर में होता है हमारा सिद्धांतों का उपयोग करना। तो देखिए, सिद्धांतों का उपयोग करना ये एक विशेष घटना की व्याख्या करने के लिए विकसित अवधारणा और सिद्धांतों को एकीकृत करने की प्रक्रिया। अब वास्तव में जैसे स्कूल में प्रवेश करने से पहले ही छात्र या विद्यार्थियों में यह विश्वास या धारणा होती है कि दुनिया कैसे काम करती है, चीज़ें कैसे बनती हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं। जैसे कि हम सबको पता होता है, हम कई बार स्कूल नहीं भी गए होते तब भी हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। तो जब हम उन सारी चीज़ों को सीखते हैं तो हमारी जो पहले से पूर्व जानकारी है उस सिद्धांत से हम उनका मिलान करते हैं और उसके हिसाब से सामान्यीकरण करते हैं। जैसे कि हम लोगों को किसी ने बता दिया कि जो एरोप्लेन है हवा में वो उड़ती है, उड़ती नहीं है, पेट्रोल से चलती है या डीजल से चलती है, जो भी गाड़ी है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में टेक्निकल आस्पेक्ट जो हमको कब पता चलता है, जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं। लेकिन हमें पहले से पता है। हम कई बार हम लोग ये मान लेते हैं कि धरती के अंदर भी कुछ लोग हैं, कुछ प्राणी हैं, कुछ जीव हैं, तो ये हमारे अंदर पहले से पूर्व जानकारी, ये हमारे अंदर एक तरह से सिद्धांत हमने पता किया हुआ है। तो सिद्धांत गलत है, सही है, ये सब जानकारी हमें कब पता चलती है, जब हमें सही ज्ञान मिलता है, सही अनुभव मिलता है। तो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में क्या होती है, आखिरी में सिद्धांत लागू करना। तो ये जो हमारे सिद्धांत है, यानी कि सिद्धांतों को कहें तो हमारा जो पूर्व का ज्ञान है, इसको हम सही या गलत ठहराते हैं। तो अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया में ये हमारा आखिरी चरण होता है, जिसमें कि हमने जो अभी तक जानकारी इकट्ठा की उसके आधार पर जो हमारे सामने उपलब्ध है उसको हम या तो सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं, या से हम अपनाते हैं या हम उसका तिरस्कार कर देते हैं। तो ये काम करते हैं। केस एग्जाम्पल ले लेते हैं स्कूल से। जैसे गणित के अध्ययन के दौरान में बच्चा पहले नंबर्स पढ़ता है, अंक गणित, फिर तर्क करता है, वितर्क करता है, प्रेरक करता है, कटौती करना, ये सब चीज़ें सीखता है और फिर इनका उपयोग जो है अपने जीवन में करता है। इसी तरह से अगर हम सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन की बात करें, सामाजिक विज्ञान की, तो हम देखिए राजनीति से संबंधित, सामाजिक संरचना संबंधित, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, शिक्षा, संस्कृति संबंधित, नैतिक मूल्यों से संबंधित बहुत सारी जानकारी सीखते हैं।
और फिर इसके आधार पर अपना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया करते हैं। तो ये हम उदाहरण लिख भी सकते हैं स्कूल से, ठीक है। अब नॉलेज एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्फॉर्मेशन हम अगली वीडियो में देखेंगे।